जय हिंद। आई होप आप लोगों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2022 का फॉर्म डाल दिया होगा और आपको पता है कि सिलेबस पूरा चेंज हो गया, यानी पैटर्न चेंज हो गया है। अब 80 क्वेश्चन और 160 नंबर, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। 4 विषय मेन है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने वीडियोज़ में पूरा कोर्स लेके आया हूँ, वो भी फ्री, जिसमें मैं हर दिन जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी के लिए स्पेशल तैयारी आपकी क्लास बाय क्लास कराता हूँ। उसी में क्लास नंबर 3 में आज हम जीके का देखेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर के पूछे जाएंगे। तो मेरा टारगेट 40 बचे 40 वाला है और आप लोगों के लिए मैं हर दिन लेटेस्ट क्वेश्चन नए पैटर्न पर जो एग्जाम में आएंगे उनको लेके आ रहा हूँ, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी की। तो सभी वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना, एसएससी जीडी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं। और हम क्वेश्चनों को वन लाइनर फैक्ट में और साथ में फैक्ट भी आपको एडिशनल बताते हुए चलेंगे। मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं रखता क्योंकि समय को बचाना है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि अंधकार के महाद्वीप यानी अंधकार के महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाता है महाद्वीप? तो याद रखना, अंधकार के महाद्वीप जो है ना, अफ्रीका को बोला जाता है। तो अफ्रीका को बोला जाता है अंधकार का महाद्वीप। अब बहुत सारे इसके कारण हैं बोले जाने के, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेड इंडियन और निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। रेड इंडियन और निग्रो जो है ना, उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। उत्तरी अमेरिका जिसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका को कौन सा महाद्वीप बोलते हैं? तो याद रखना, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमेशा ये बर्फ से वाइट चादरों से ढका हुआ होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा किस महाद्वीप के बीचों बीच मतलब पार करती है? तो याद रखना, क्वेश्चन ये था कि किस महाद्वीप के बीचों बीच विषुवत रेखा पार करती है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हो, ये अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच पार करती है। मैं एडिशनल फैक्ट आपको बताते चलूँगा। देखो, ये अपना पृथ्वी, ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर जिसको उत्तरी गोलार्ध, और ये है साउथ हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। बीच में जो रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है 0 डिग्री पे, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। तो यहाँ जो है इस इक्वेटर के नीचे यहाँ पे, और अफ्रीका जो है कंट्री पास में है, बीचों बीच गुजरता है, ठीक है, अफ्रीका। तो याद रखना कि जो देश विषुवत रेखा के जितना नज़दीक होगा वहाँ के लोग उतने ही काले होते हैं। अब ये हंसने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन फैक्ट यही है। और साथ में वहाँ बारिश बहुत होती है, ठीक। तो कुछ स्पेशल फैक्ट याद रखना अगर क्वेश्चन आ गया कि बारिश किन महाद्वीपों के आसपास होगी, किन देशों के, तो जो इक्वेटर के ज़्यादा पास है वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बात करूँ विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की, तो आपको पता ही है, एशिया है। और एशिया में जो अपना भारत है ना, भारत कहाँ पे आता है? भारत दक्षिण एशिया में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जो है भूकंप जो है इसकी गहराई कितनी होती है? तो भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है, जो सामान्य भूकंप है। एडिशनल फैक्ट की बात करूँ तो भूकंप को रिएक्टर पैमाने में नापा जाता है, जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक। तो एडिशनल फैक्ट भी आपको मैं बताते चलूँगा। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना, क्वेश्चन ये आया था पिछली बार जीडी में कि सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाला कौन सा महाद्वीप है? तो महाद्वीप नहीं, महासागर। तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो है ना, प्रशांत महासागर में आता है, यानी भूकंप का सबसे प्रभावित क्षेत्र है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट एक पुस्तक है द शेप ऑफ द बीस्ट, इसकी लेखिका कौन है? तो द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति राय को शायद कोई बुकर पुरस्कार वगैरह भी मिल चुका है किसी रचना के लिए, तो आप लोग पढ़ लेना। इनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत फेमस है, ठीक है। माउंटबेटन योजना जो है ना, लॉर्ड माउंटबेटन की, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उनका उद्देश्य था माउंटबेटन योजना लाना, और इसका उद्देश्य था भारत पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो सार्वजनिक सभा की जो स्थापना की थी ना, ये जस्टिस रानाडे ने की थी, ठीक। अगला है कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। का नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक। रामकृष्ण मठ भी इनके नाम पे स्थापित किया है विवेकानंद ने। अगला है कि सी यू की, ये एक रचना है, सी यू की किसकी रचना है? चीनी यात्री हेन सांग
जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। मैं जो लिख रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मेरी भाषा को समझ सकते हैं और उसी से अंदाज़ा लगाइएगा, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लिख ढंग से नहीं पा रहा हूँ, ये पेन अपना साथ नहीं दे रहा, ठीक है। सीयू की जो है ना हैनसांग की रचना है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। एक और चीनी आती है फाहयान। फाहयान किसके शासनकाल में आया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त विज्ञाधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया। एडिशनल बताऊं तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखना। अगला है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ना कब हुआ था? तो आंग्ल और सिख यानी इनके बीच युद्ध जो हुआ था 13 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगला है कि राउरकेला इस्पात कारखाना जो है, स्टील प्लांट है राउरकेला का, और भिलाई इस्पात प्लांट जो है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में बने? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय है 1955 से लेके 1961 के बीच। तो इसमें बने थे राउरकेला उड़ीसा में जो है इस्पात कारखाना, और भिलाई में है आपका मध्य प्रदेश में कारखाना। तो ये बने थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना यानी दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, ये कौन सी? तो ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना, ठीक। बोकारो स्टील प्लांट कब बना था? बोकारो जो बना था ना स्टील प्लांट, तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था, ठीक है। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी योजना से हुई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 17 जुलाई 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि अनवरत योजना को कौन सी योजना और कहा जाता है? तो याद रखना अनवरत योजना का ही एक नाम है रोलिंग योजना, जो 1978 से 1983 के बीच मानी गई। क्यों हुआ था ऐसा? देखो, 1977 में आ गई थी जनता पार्टी की सरकार। इंदिरा गांधी के 1975 में इमरजेंसी के बाद सरकार गिर गई, और 1977 में आ गई थी जनता पार्टी की सरकार, और उनने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया था, और 1978 से 83 के लिए 5 वर्षीय रोलिंग योजना लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि अनवरत योजना जो है, जिसको रोलिंग योजना भी बोलते हैं, ये किसकी देन है? तो गुन्नार मिर्डल एक आदमी थे, उनकी देन है रोलिंग योजना 1977 से लेकर 83 तक, ठीक है। अगला है IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम किस योजना में आए थे? तो IRDP ये सब कार्यक्रम जो है छठी पंचवर्षीय योजना में आए थे, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो संरचनात्मक स्वरूप है भारत में बेरोजगारी का। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना यानी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, वाशिंगटन DC में, ठीक। नेक्स्ट है कि सांकेतिक मुद्रा का चलन कब हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का चलन हुआ था। अगला है कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कोई गैस है, अगर मान लो अगर वो द्रव में परिवर्तन होती है, उसको बोलते हैं संघनन। उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे मान लो कोई भाप है, और भाप अगर द्रव में परिवर्तन हुआ तो पानी बन जाता है ना, संघनन होगा ये, ठीक है। अगला है भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक बैंक है SBI। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, जिसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक। 1955 में स्थापना हुई थी, आई थिंक, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिक विकास बैंक जो IDBI है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में जुलाई में हुई थी। अगला है कि भारत में सहकारी बैंक का स्तर क्या है? तो सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। अगला है कि 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्वेश्चन आया था कि कितने बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया? तो 4 बैंकों को मिलाकर। अगला है कि नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो नोटों का जो निर्गमन करता है ना, वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करता है कौन? मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है कि नोटों का निर्गमन कैसे होता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा होता है। कौन सी प्रणाली से नोट निर्गमन होते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला है कि पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये आया था कि सबसे ज़्यादा शाखा किसकी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा ब्रांच। अगला था कि स्टेट बैंक की सहायता से, यानी क्वेश्चन यही है कि एसोसिएट बैंक की स्थापना कब हुई और किसकी सहायता? तो याद रखना SBI की सहायता से ही एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में हुई। अगला है कि भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं कौन प्रदान करता है? तो याद रखना भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एक्जिम बैंक प्रदान करता है। कौन सा? एक्जिम बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निर्यात आयात बैंक कौन कहते हैं? तो एक्जिम बैंक कौन सा बैंक है? तो निर्यात आयात बैंक यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट जो बैंक है उसको बोलते हैं एक्जिम बैंक, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1982 को, ठीक है।
नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन जो है ना कौन सा है, तो देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन जो है ना वो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC है, लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है। अगला है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो जानकी रमन समिति का जो संबंध है ना ये प्रतिभूत घोटाला से, किससे, प्रतिभूत घोटाला। अगला है कि पृथ्वी जो है सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर कब होती है, तो पृथ्वी जो है 4 जुलाई का वो दिन याद रखना जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर पृथ्वी रहता है। अगला है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या है 180। कितनी, 180। ठीक। 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, देखो एक ये तो अपनी हो गई भूमध्य रेखा, तो ये जो रेखाएं ऐसी हैं अक्षांश हैं, और ये वाली रेखा कौन सी है, देशांतर है। ठीक है। चलो, तो अक्षांश 180 डिग्री तक होती है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में देखो कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में होती है, क्वेश्चन आया था। देखो ये है नॉर्थ और ये साउथ हेमिस्फीयर, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पे 23.5 डिग्री में कौन रहती है, कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यहाँ कौन रहती है, इक्वेटर के नीचे कौन रहती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये चीज़ें आप याद रखना। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं कितनी है, तो 360 देशांतर रेखाएं। मैंने बताया अभी अक्षांश रेखाएं कितनी है, 180, देशांतर 360। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस जो है ना नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। क्वेश्चन आया था कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी N2 और CO का। CO गैस कैसी होती है, अम्लीय होती है, जबकि CO गैस कैसा, उदासीन होता है। ठीक है। अगला देखेंगे कि देखो क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो याद रखना क्षार जो है ना लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा, जबकि अम्ल उल्टा करता है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल, नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा, लाल को नीला कौन करेगा, क्षार। याद रखना। अगला है लिटमस पेपर किससे बनते हैं, लाइकेन से बनते हैं, किससे, लाइकेन से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि तांबा का प्रमुख एस कौन है, तो तांबा का सबसे प्रमुख एस है कॉपर पायराइड, कौन सा, कॉपर पायराइड। अगला है कि ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लैक लेड को ही ग्रेफाइड बोलते हैं। ठीक, जिसमें विद्युत का चालक होता है, सुचालक। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO संगमरमर का रासायनिक नाम है, चूना पत्थर। अगला है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। अगला है कि माइटोकांड्रिया क्या होता है, तो कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं, माइटोकांड्रिया को, याद रखना। सूत्र कणिका भी उसको बोलते हैं शायद। अगला है कि फेफड़े का मुख्य कार्य क्या होता है, तो फेफड़े का जो मुख्य कार्य है ना रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को शुद्ध कौन करेगा, फेफड़ा। अगला है पीयूष ग्रंथि को और कौन सी बोलते हैं, तो मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक। अगला है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, क्या है, जबकि B1 का क्या है, राइबोफ्लेविन, B2 का है, और B1 का थायमीन है। इस तरह से विटामिन के नाम याद रखना। ए का क्या नाम है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के का नाम है टोकोफेरल। ये सब याद रखना। ठीक है। अगला देखेंगे लहसुन प्याज आदि में क्या होता है, तो सलकंद यानी बल्ब होते हैं, क्या होते हैं, बल्ब। अगला है कि चावल के लिए उचित तापमान टेम्परेचर क्या है, तो कितने टेम्परेचर पे चावल उगाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए चावल के लिए, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चावल के लिए उचित तापमान है। अगला है कि संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा, सबसे तेज संसार में बांस बढ़ता है, कौन सा, बांस यानी बम्बू। ठीक। नेक्स्ट है कि टमाटर का रंग जो है ना पकने पर लाल होता है, क्यों, क्योंकि लाइकोपीन एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण टमाटर का रंग जब पक जाता है तो लाल हो जाता है, लाइकोपीन, याद रखना। अगला है कि अंगूर कहाँ होता है, तो अंगूर जो है ना उपोष्ण जलवायु की फसल है, कैसी है, उपोष्ण जलवायु की। अगला है कि सूर्य का ताप हम तक किसके माध्यम से पहुंचता है, सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से यानी किरणों के माध्यम से पहुंचेगा, विकिरण, याद रखना। अगला है खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है, तो जून जुलाई में होती है। अब आपको मैं यहाँ पे एडिशनल फैक्ट बताने वाला हूँ। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल, कौन सी, खरीफ, और तीसरी होती है क्या, जायद की फसल। अब तीनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। रबी की फसल क्या है, रबी की फसल को आप अक्टूबर नवंबर में बोओगे और मार्च अप्रैल में काट लोगे, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया। ठीक। खरीफ की फसल कौन सी होती है, जिसको जून जुलाई लिखा हुआ है ना, जून जुलाई में अपन बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, जैसे धान हो गया। बात करूँ जायद की फसल, तो गर्मियों में जैसे खीरा ककड़ी वगैरह जो होते हैं मई जून में। ठीक। तो जायद हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि गन्ना
आलू, सोयाबीन, तंबाकू, सोयाबीन आदि क्या है तो नकदी फसलें हैं, जिनको व्यापारिक फसलें भी बोलते हैं, नकदी फसलें जिनसे नगद मिलता है मूल्य। अगला है कि रबी की फसल की बुवाई कब होती है, मैंने बता दिया अक्टूबर नवंबर माह में होती है और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ठीक। अगला है काफ़ी में क्या पाया जाता है तो काफ़ी चाय में कैफीन पाया जाता है। कौन सा? कैफीन नामक पदार्थ। अगला है कि 1 MB यानी मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 GB में बात करूँ तो 1024 MB होते हैं। 1 TB यानी टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। तो ये सब भी याद रखना। अगला है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई तो ये जनवरी 1995 में सबसे पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। और सबसे पहला इंटरनेट कौन सा आया था? ARPANET। ARPANET याद रखिएगा इंटरनेट। अगला है कि DVD का पूर्ण रूप क्या है तो DVD का जो पूर्ण रूप है ना वो है डिजिटल वीडियो डिस्क। CD का क्या हो जाएगा? कंपैक्ट डिस्क। याद रखना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई तो 1977 में हुई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना। अगला है कि प्रथम श्रेणी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होता था तो सबसे पहले 5 श्रेणी बनी। पहली श्रेणी में CRT ट्यूब, सॉरी, बाल्ब का यूज होता था। फिर CRT ट्यूब आया था, कैथोड ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सेल्युलर फ़ोन सेवा कब आरंभ हुई? सबसे पहले मोबाइल फ़ोन 1995 में आया था भारत में। गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? तो गांधीवादी योजना है ना, इसको तैयार किया था श्रीमन नारायण ने 1944 में। अगला है कि किसके शासनकाल में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा था? तो लॉर्ड हार्डिन के शासनकाल में नरबलि पर प्रतिबंध लग गया था। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। नाम याद रखना, विनोबा भावे। अगला है पोचमपल्ली जो तेलंगाना का एक गांव है, कब बना? तो 1951 में स्थापना हुई थी। और याद रखना करंट से रिलेटेड है कि विश्व का सबसे अच्छा पर्यटन गांव पोचमपल्ली ही था। ठीक। अगला है कि भूदान आंदोलन की स्थापना विनोबा भावे ने की थी, यानी ज़मीन का दान करने के लिए 47 में जब देश आज़ाद हुआ। लेकिन सबसे पहले भूदान आंदोलन के तहत जिनने अपनी ज़मीन दान की थी ना, उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। अगला है सालवाई की संधि कब हुई थी? तो 17 मई 1782 को सालवाई की संधि हुई थी। ग्वालियर के समीप अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुई थी सालवाई की संधि। याद रखना। अगला है कि हैदर अली का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? तो हैदर अली का जन्म जो हुआ था 1721 ईस्वी में हुआ था, बूंदी कोट में। अगला है कि किसके शासनकाल में मुगल सम्राट शाह, देखो रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, जब मुगल सम्राट एक था शाह आलम द्वितीय, इसके शासनकाल में रॉबर्ट क्लाइव भारत में आया था। रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित एक महत्वपूर्ण युद्ध है। कौन सा युद्ध है ये? प्लासी का युद्ध है 1757 में, जो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, नवाब जो था बंगाल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था, एक सेकंड, द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन ने पुर्तगाल पर अपना अधिकार कब प्राप्त कर लिया था? तो स्पेन जो है ना पुर्तगालियों से 1580 में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुर्तगाली अपने गोवा में भी कब्जा कर लिए थे। याद रखना। ठीक है। संभाजी शिवाजी के, देखो शिवाजी का जेठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र का नाम संभाजी था। तो क्वेश्चन आएगा संभाजी कौन था? तो शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो याद रखना ये 1665 ईस्वी में हुई है। अगला है कि मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो औरंगजेब ही है जो मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट है, जिसे जिंदा पीर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? जिंदा पीर। ठीक। बीड़ा भी बजाता था औरंगजेब। अगला है कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक नहीं था, प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी राजधानी पुरसुपुर और मथुरा दोनों थी और उसे अशोक का समकालीन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि शून्यवाद का विकास किसने किया था? तो दार्शनिक नागार्जुन ने शून्यवाद का विकास किया था। अगला है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो गुप्त साम्राज्य का एक वो था। और B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है कि फाहयान कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा और ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जबकि हेनसान जो चीनी यात्री थे, किसके शासनकाल में आया था? वो आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिजरी संवत शुरू कब हुआ? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया है? तो लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है। रजिया का शासनकाल कब से था? तो 1236 से लेकर 1240 तक के बीच रजिया सुल्तान का शासनकाल था। पहली महिला शासिका भारत की है। अगला है फ्री जोन शब्द का संबंध किससे? तो खो खो खेल से संबंधित है फ्री जोन का संबंध।
तो ये था आज का हमारा डेली जीके यानी 40/40 की सीरीज में क्लास नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन बड़े मज़ेदार लगे होंगे और ऐसे ही रोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपके अंतिम तक बहुत सारे क्वेश्चन और जीके पूरा कंप्लीट हो। इसके अलावा हिंदी, मैथ, रीजनिंग की क्लास हमारी जीडी की चली रही है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। बाकी चैनल को जो नए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नई नोटिफिकेशन मिलेगी चैनल के बारे में जो भी वीडियोज़ आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।